सम्राट अशोक की मृत्यु 237 से 236 ईसा पूर्व के लगभग में हुई थी। उसके बाद मौर्य वंश का इतिहास बहुत ही ज्यादा अंधकारपूर्ण हो गया। ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन गुणों के पर्वतीय मौर्य शासकों के विषय में परस्पर विरोधी ही विचार मिलते हैं। पुराण अशोक के पश्चात शासन करने वाले 9 या 10 राजाओं के नाम गिनाता है। अशोक के एक लघु स्तंभ लेख में केवल उसके एक ही पुत्र तीव्र का उल्लेख मिलता है, जबकि अन्य साक्ष्य इसके विषय में मौन ही रहते हैं। शायद अशोक के जीवन काल में ही उसकी मृत्यु हो गई हो। कश्मीरी लेखक कल्हन तथा तिब्बती लेखक तारानाथ ने अशोक के उत्तराधिकारियों का जो विवरण दिया है वह भी एक दूसरे के विरोधी होते हैं। ऐसी स्थिति में यह निश्चित रूप से बताना बहुत ही ज्यादा कठिन है कि अशोक के पश्चात शासन करने वाले राजाओं का क्रम क्या था और कितने राजा हुए। तारानाथ ने अपने लेख में केवल 3 मौर्य शासकों का उल्लेख किया है, कुणाल, विगताशोक और वीरसेन। कल्हन की राजतरंगिनी के अनुसार कश्मीर में अशोक का उत्तराधिकारी जलोक हुआ और वह शैब था। उसने मल्लेच्छों को परास्त कर अपने राज्य को सुरक्षित किया तथा उसे कन्नौज की सीमा तक बढ़ा दिया। पुराणों के अनुसार बताए गए राजाओं की सूची में दशरथ नाम का भी उल्लेख हुआ है, जिनके विषय में पुरातत्वीय प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। उसने बिहार प्रांत के गया जिले में स्थित नागार्जुनी पहाड़ पर आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए 3 गुफाएं निर्माण करवाई थी। इन गुफाओं की दीवार पर खुदे हुए लेखों से यह ज्ञात होता है कि वह अशोक की तरह देवानपी की उपाधि धारण करता था, परंतु बौद्ध एवं जैन स्रोतों के हिसाब से उसका नाम कहीं देखने को नहीं मिलता। पुराणों के अनुसार दशरथ के कुल 8 वर्षों तक शासन का उल्लेख मिलता है। उसकी मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र संप्रति शासक हुआ। जैन ग्रंथों में उसे जैन धर्म का संरक्षक कहा गया है, जिसने हजारों जैन तीर्थकरों के मंदिरों का निर्माण करवाया था। वह पाटलिपुत्र का राजा था तथा उसने अपने साम्राज्य में अवंती एवं पश्चिम भारत को भी सम्मिलित किया था। परंतु पुराणों के विपरीत जैन ग्रंथ संप्रति को कुणाल का पुत्र मानते हैं। संप्रति के बाद सालीशुक राजा हुए। गार्गी संहिता में उसे धार्मिक के रूप से अधार्मिक, धूर्त एवं झगड़ालू शासक बताया गया है। उसे धर्म विजय करने वाला कहा गया है, जिसने यज्ञों के अनुष्ठान को रोकने का प्रयास भी किया था। सालीशुक के शासनकाल के अंत में यवन नरेश अंतियोकस तृतीय ने हिंदुकुश पर्वत को पार कर काबुल घाटी के शासक से उपहार प्राप्त किया। पोलिबियस ने इस राजा का नाम सुभगसेन बताया है। हेमचंद्र राय चौधरी के मतानुसार यह राजा सालीशुक ही था तथा सुभगसेन की उपाधि इसे मिली थी। भंडारकर महोदय राजतरंगिनी के जालोक की पहचान भी सालीशुक से ही करते हैं। राजतरंगिनी में जो मल्लेच्छों का उल्लेख हुआ है उससे तात्पर्य भी यवनों से ही है। पुराणों के अनुसार सालीशुक के पश्चात देवधर्मन, फिर सतधनवन और अंत में बृहद्रथ मौर्य वंश के राजा हुए। सभी पुराण बृहद्रथ को ही मौर्य वंश का अंतिम शासक मानते हैं। इसकी पुष्टि बाणभट्ट के हर्ष चरित्र से हो जाती है। उसे एक बुद्धिहीन शासक कहा गया है, जिसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग थे। दिव्य वदान में ब्रह्मवश पुष्यमित्र को मौर्य कुल से ही संबंधित कर दिया गया है। पुष्यमित्र ने 184 ईसा पूर्व के लगभग में अपने स्वामी बृहद्रथ की सेना का निरीक्षण करते समय धोखे से बृहद्रथ की हत्या कर दी और बृहद्रथ की हत्या के बाद ही मौर्य वंश का अंत हो गया। आइए जानते हैं मौर्य वंश के पतन के क्या क्या मुख्य कारण रहे। लगभग 3 शताब्दियों से उत्थान के पश्चात शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य सम्राट अशोक की मृत्यु के पश्चात घटने लग गया और घटने की यह गति संगठन की अपेक्षा काफी तेज थी। अंत में सन 184 ईसा पूर्व के लगभग अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की उसके अपने ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा हत्या के साथ इस विशाल साम्राज्य का पतन हो गया था। मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण कोई विशेष परिणाम नहीं था, अपितु विभिन्न कारणों से इस दिशा में योगदान मिला। सामान्य तौर पर हम इस साम्राज्य के गठन तथा पतन के लिए अलग अलग कारणों को उत्तरदायी मान सकते हैं। आइए एक एक करके उन कारणों को भी जानते हैं। जो कारण सबसे पहला था वो था अयोग्य और निर्बल उत्तराधिकारी। मौर्य साम्राज्य के पतन का तत्कालीन कारण यह था कि अशोक की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी अयोग्य और निर्बल ही हुए। उसमें शासन के संगठन व संचालन की योग्यता का अभाव रहा। साहित्यिक साक्ष्यों से यह भी ज्ञात होता है कि उन्होंने साम्राज्य का विभाजन भी कर लिया था। राजतरंगिनी से यह भी ज्ञात होता है कि कश्मीर में जालोक ने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था। दूसरा कारण प्रशासन का अतिशय केंद्रीयकरण था। मौर्य प्रशासन में सभी महत्वपूर्ण कार्य राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होते थे। उसे वरिष्ठ पदाधिकारियों की नियुक्ति का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त था। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी राजा के व्यक्तिगत कर्मचारी होते थे। उनकी भक्ति राष्ट्र भावना या राष्ट्र अथवा राज्य के प्रति न होकर राजा के प्रति व्यक्तिगत होती थी। और सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद उसके निर्बल उत्तराधिकारियों के काल में केंद्रीय नियंत्रण बहुत ही ढीला पड़ गया था। ऐसी स्थिति में साम्राज्य के पदाधिकारी सम्राट के स्वयं के लिए घातक हुए और साम्राज्य का विकेंद्रीकरण होना स्वाभाविक ही था। तीसरा कारण राष्ट्रीय चेतना का अभाव रहा।
मौर्य युग में राज्य अथवा राष्ट्र का सरकार के ऊपर से अस्तित्व नहीं था। इस समय राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व जैसे समान प्रथाएं, समान भाषा तथा समान ऐतिहासिक परंपरा पूरे मौर्य साम्राज्य में नहीं थी। भौतिक दृष्टि से भी साम्राज्य के सभी भाग समान रूप से विकसित नहीं थे। राज्य सरकार के ऊपर कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं समझ पाया। राजनीतिक दृष्टि से भी राष्ट्रीय एकता की भावना मौर्य युग में नहीं थी। यह बात इस तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि यवनों का प्रतिरोध कभी भी संगठित रूप से नहीं हुआ। जब कभी भी भारत पर यवनों ने आक्रमण किया, उसका सामना स्थानीय राजाओं अथवा सरदारों द्वारा अपने अलग अलग ढंग से किया गया था। चूंकि मौर्य साम्राज्य के लोगों में कोई मूलभूत राष्ट्रीय एकता नहीं थी, तो फिर राजनीतिक विकेंद्रीकरण निश्चित ही था। रोमिला थापर ने प्रशासन के संगठन तथा राज्य अथवा राष्ट्र की अवधारणा को ही मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया है। चौथा कारण आर्थिक तथा सांस्कृतिक असमानताएं थी। विशाल मौर्य साम्राज्य में आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्तर की विषमता विद्यमान थी। गंगा घाटी का प्रदेश अधिक समृद्ध था, जबकि उत्तर दक्षिण के प्रदेशों की आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत कम विकसित थी। पहले भाग की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, जहां व्यापार व्यवसाय के लिए भी उपयुक्त अवसर प्राप्त थे। वहीं दूसरी भाग में अर्थव्यवस्था अस्थिर थी, जिसमें व्यापार वाणिज्य को बहुत कम सुविधाएं मिली थी। मौर्य प्रशासन उत्तरी भाग की अर्थव्यवस्था से अधिक अच्छी तरह से परिचित थे। यदि दक्षिणी क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था भी समान रूप से विकसित की गई होती तो साम्राज्य में आर्थिक सामंजस्य स्थापित होता। इसी प्रकार सांस्कृतिक स्तर की भी विभिन्नताएं थी। प्रमुख व्यावसायिक नगरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में चोर विषमता व्याप्त थी। प्रत्येक क्षेत्र की सामाजिक प्रथाएं एवं भाषाएं भिन्न भिन्न थी। यद्यपि अशोक ने प्राकृतिक भाषा का अपने अभिलेख में प्रयोग कर उसे राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित करने का प्रयास किया था, परंतु उत्तर पश्चिम में यूनानी तथा आर्मेयिक तथा दक्षिण में तमिल भाषाएं एकता के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा बनी। ये सभी कारण मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अवश्य ही उत्तरदायी रहे होंगे। पांचवा कारण प्रांतीय शासकों के अत्याचार का रहा। मौर्य युग में साम्राज्य के दूरस्थ प्रदेशों में प्रांतीय पदाधिकारियों के जनता पर अत्याचार हुआ करते। इससे जनता मौर्यों के शासन के विरुद्ध हो गई। दिव्यावदान में इस प्रकार के अत्याचारों का विवरण लिखने को मिल जाता है। पहला विद्रोह तक्षशिला में बिंदुसार के काल में हुआ तथा उसने अशोक को उसे दबाने के लिए भेजा। अशोक के वहां पहुंचने पर तक्षशिला वासियों ने उसे बताया, ना तो हम राजकुमार के विरोधी हैं और ना राजा बिंदुसार के, किंतु दुष्ट अमात्य हम लोगों का अपमान करते हैं। हमें ज्ञात होता है कि तक्षशिला में अशोक के समय भी अमात्यों के अत्याचार के विरुद्ध जनता का विद्रोह उठ खड़ा हुआ। इसे दबाने के लिए अशोक ने अपने पुत्र कुणाल को भेजा था। इसी प्रकार के अत्याचार अन्य प्रदेशों में भी हुए होंगे। लगता है कि कलिंग में भी प्रांतीय पदाधिकारियों के दुर्व्यवहार से ही जनता दुखी थी। अशोक अपने कलिंग लेख में न्यायाधीशों को न्याय के मामले में निष्पक्ष तथा उदार रहने का आदेश करता है। परवर्ती मौर्य शासकों में शालीशुक भी अत्याचारी कहा गया है। इन सब के फलस्वरूप जनता मौर्य शासन से घृणा करने लगी होगी और निर्बल राजाओं के काल में अनेक प्रांतों को अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी होगी। छठा कारण था करों की अधिकता। परवर्ती मौर्य युग में देश की आर्थिक स्थिति संकटग्रस्त थी, जिसके फलस्वरूप शासकों ने अनावश्यक उपायों द्वारा कर का संग्रह किया। उन्होंने अभिनेताओं और गाणिकाओं तक पर कर लगा दिए। पतंजलि ने लिखा है कि शासन अपना कोष भरने के लिए जनता की धार्मिक भावना जागृत करके धन संग्रह किया करते थे। वे छोटी छोटी मूर्तियां बनाकर जनता के बीच बिकवाते और उससे टैक्स के रूप में धन कमाते थे। मौर्यों के पास एक अत्यंत विशाल सेना तथा अधिकारियों का बहुत बड़ा वर्ग था। सेना के रख रखाव एवं अधिकारियों के वेतन आदि देने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती थी। यह जनता पर भारी कर लगाकर ही प्राप्त किया जा सकता था। मौर्य शासकों ने जनता पर सभी प्रकार के लगाए कर। अर्थशास्त्रों में करों की एक लंबी सूची मिलती है। यदि इन्हें ठीक तरीके से लिया जाता हो तो अवश्य ही जनता का निर्वाह कठिन हो गया होगा। अतः इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि करों के भार से भी बेझिल जनता ने मौर्य शासकों को निर्बल पाकर उसने विरुद्ध कर विद्रोह कर दिया हो। यह जन असंतोष साम्राज्य की एकता एवं स्थायित्व के लिए घातक सिद्ध हुआ हो। सातवां कारण अशोक का उत्तरदायित्व बताया जाता है। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए कुछ विद्वानों ने अशोक की नीतियों को मुख्य रूप से उत्तरदायी बताया है। ऐसे विद्वानों में सर्व प्रमुख महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री महोदय ने अशोक की अहिंसा की नीति को ब्राह्मण विरोधी बताया, जिसके फलस्वरूप अंत में चलकर पुष्यमित्र शुंग के नेतृत्व में ब्राह्मणों का विद्रोह हुआ और मौर्य वंश की समाप्ति हुई। लेकिन हेमचंद्र राय चौधरी ने उसके तर्कों का विद्वतापूर्ण ढंग से खंडन करने के पश्चात यह सिद्ध कर दिया कि अशोक की नीतियां कभी भी किसी अर्थ में ब्राह्मण विरोधी नहीं थी। दोस्तों, ये सभी कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। बाकी जितने भी कारण हैं वो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग जगह अलग अलग तरीकों में लिखी हुई हैं। अगर आपको इस कारणों में कुछ
त्रुटि लगती है या आपकी तरफ से कोई सजेशन है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली गाथा में। धन्यवाद।